गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का डागोर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। वेलकम। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास में ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं और ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर में हम आंतरिक अपवाह तंत्र की आगे वाली जो नदियां हैं, घग्गर तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आगे वाली जो बची हुई नदियां उनका अध्ययन करेंगे। अगली जो नदी हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की वो नदी है कांतली नदी। ध्यान रखिएगा, कांतली नदी राज्य में पूर्ण बहाव, ध्यान रखिएगा, राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र की राज्य में पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन आंतरिक अपवाह तंत्र में राज्य में पूर्ण बहाव की, राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी वो कांतली नदी मानी जाती है, जिसका उपनाम मौसमी नदी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, उपनाम इसका क्या है? उपनाम इसका मौसमी नदी है। मौसमी नदी के नाम से इसको संबोधित करते हैं। राज्य में मौसमी नदी के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल की बात करेंगे तो खंडेला की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी सीकर, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। प्रवाह तंत्र की स्थिति जब आप देखेंगे तो 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में बहती है। नंबर 1 सीकर और नंबर 2 झुंझुनू। नंबर 1 सीकर, नंबर 2 झुंझुनू, 2 जिलों में बहती है। झुंझुनू के मध्य से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी कोई मानी जाती है तो कांतली नदी मानी जाती है। इसका प्रवाह तंत्र तोरावाटी कहलाता है। प्रवाह तंत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। जिस तोरावाटी क्षेत्र में बीड़ और शर, जिसको हमने सरोवर तालाब के नाम से संबोधित किया था, मरुस्थल की शब्दावली में पढ़ा था। बीड़ ये चरागाह भूमि जिसके नाम से ये संबोधित की जाती है। जोहड़, ध्यान रखिएगा, कच्चे कुएं, जोहड़, कच्चे जो कुएं हैं उनको जोहड़ के नाम से संबोधित किया गया है। ये सारा दृष्टिकोण हम कांतली नदी के दृष्टिकोण में देखते हैं। थोड़ा सा मैं मैप पर आपको बताऊं तो खंडेला की पहाड़ी का दृष्टिकोण इस तरह से हम देख सकते हैं। ये खंडेला की पहाड़ी है और यहाँ से नदी की स्थिति को हम देख सकते हैं। जब यहाँ पर इसमें नदी की स्थिति देखते हैं तो यहाँ से नदी प्रवाहित होती है और जो नदी प्रवाहित होती है तो इस तरह से प्रवाहित होती है खंडेला की पहाड़ी, राइट। और सीकर से झुंझुनू के मध्य से बहती है और अंत में चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। ये अंतिम स्टेप है नदी का। इस बीच नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, इस बीच नदी के किनारे 2 महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। ये सभ्यता स्थल जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, गणेश्वर की सभ्यता है सभ्यता स्थल में, और एक है सोनारी की सभ्यता। तो नदी के किनारे 2 महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। एक गणेश्वर की सभ्यता जो सीकर के अंदर है, एक सोनारी की सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर है। गणेश्वर की सभ्यता, ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता को अपन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर की सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाता, अर्थात गणेश्वर की सभ्यता से तावा प्राप्त किया गया।
हाल ही में थोड़ा सा आप और लॉजिक में डाल सकते हो, मछली पकड़ने के औजार, मछली पकड़ने के औजार प्राप्त किए गए। इस सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने के औजार प्राप्त किए गए। और इस चीज़ से एक चीज़ प्रमाणित होती है कि मछली पकड़ने के जो औजार मिले, इन औजारों से ये चीज़ ज्ञात होता है, या ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ अनुमानित की जाती है कि किसी समय ये कांतली नदी नित्यवाहिनी या बारहमासी नदी हुआ करती थी। क्योंकि यदि आज औजार यहाँ मिले हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी समय इस जगह पर या इस सभ्यता स्थल पर मछली उत्पादन का काम होता था। और मछली उत्पादन की चीज़ से ये चीज़ प्रमाणित होती है कि मछली का उत्पादन जो दृष्टिकोण है बहते हुए प्रवाह तंत्र में या रेगुलर बहने वाली नदी के अंदर देखा जाता है। तो अपन ये चीज़ अनुमानित है, दिमाग में रखनी है आपको। इसके बाद में सोनारी की सभ्यता, यहाँ से ध्यान रखिएगा लोहा प्राप्त किया गया, लोहा प्राप्त हुआ। और ध्यान रखिएगा लोहा गलाने की भट्टी के, लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष प्राप्त किए गए। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए गए। तो ये सारा चलचित्र जो चित्रण बोर्ड पर मैंने दिया है, ये एक ही नदी को पूरा करता है। उस नदी का नाम है कांतली नदी। समझ में आया विद्यार्थियों? आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्ण वाहु की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जिसको मौसमी नदी के नाम से संबोधित करते हैं। खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। प्रवाह तंत्र 2 जिलों में, सीकर और झुंझुनू। क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है, जिसमें बीड़, सर और जोहड़ जैसी भौगोलिक शब्दावली पाई जाती है। नदी के किनारे 2 महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हैं। नंबर 1 गणेश्वर की सभ्यता जो सीकर के अंदर है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने के औजार प्राप्त हुए, जिससे एक चीज प्रमाणित होती कि किसी समय नित्यवाहिनी नदी हुआ करती थी। अगली सभ्यता सोनारी की सभ्यता जो झुंझुनू में है, जहां से लोहे के मतलब लोहा प्राप्त हुआ है। तो लोह प्राप्त हुआ तो लोहो के यहाँ लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष इस क्षेत्र से निकाले या मिले हैं। तो इस तरह से ये सारा दृष्टिकोण एक नदी को पूरा करता है, वह है कांतली नदी। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव रख सकते हैं। अगली नदी देखते हैं अपन आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर। देखिएगा अगली महत्वपूर्ण नदी है, वो है आपकी रूपारेल। आंतरिक अपवाह तंत्र की अगली महत्वपूर्ण नदी आपकी रूपारेल है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। रूपारेल, जिसको हमने 2 उपनामों से इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में उपनाम के साथ भी देखा है कि रूपारेल नदी को हम किस किस उपनाम से संबोधित करते हैं। रूपारेल नदी राज्य के पूर्वी भाग में आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। और राज्य के पूर्वी भाग में आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है, जिसके उपनाम का आप अध्ययन करोगे तो लशवारी एवं वराहा नदी के नाम से इसका उपनाम देख सकते हो। उद्गम स्थल की आप बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा अलवर जिले में थानागाजी तहसील और इस थानागाजी तहसील में स्थित सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा रूपारेल जो नदी है, इसको लशवारी वराहा नदी के नाम से संबोधित करते हैं। उद्गम स्थल इसका अलवर जिले के अंदर थानागाजी तहसील में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से इसका क्या माना जाता है? उद्गम स्थल माना जाता है। डायग्राम पर देखेंगे प्रवाह तंत्र अपवाह तंत्र इसका 2 जिलों में है,
और अलवर और भरतपुर 2 जिलों में है। ये स्थिति आप इसमें देख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा स्थिति आप जब देखोगे तो क्या कंडीशन इसकी हो जाएगी नदी की। यहाँ पर ये उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी शिव मंदिर है। यहाँ उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद कुछ इस तरह से अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, राइट। थानागाजी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और निकलने के बाद अलवर से भरतपुर, अलवर से भरतपुर, भरतपुर में ये नदी क्या करती है, ध्यान रखिएगा, एक बांध का निर्माण करती है। उस बांध का नाम है शीकरी बांध। शीकरी बांध का क्या कर दिया, निर्माण करती है। और शीकरी बांध का निर्माण करने के बाद कुशलपुर क्षेत्र में, कुशलपुर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कुशलपुर क्षेत्र के निकट जाते जाते विलुप्त हो जाती है। शीकरी बांध का क्या करती है, निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा कौन से बांध का निर्माण करती है भैया, शीकरी बांध का निर्माण करती है। तो शीकरी बांध जो बना हुआ है, शीकरी बांध जो बना हुआ है वो कुशलपुर में बना हुआ है। अब थोड़ा सा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इसी शीकरी बांध का कनेक्शन, इसी शीकरी बांध से एक झील में पानी जाता था, मोती झील। मोती झील में पानी की पूर्ति होती थी, किससे, शीकरी बांध में। शीकरी बांध से मोती झील में पानी की पूर्ति की जाती थी। और इसी मोती झील से पानी, ध्यान रखिएगा, इसी मोती झील से जो पानी है वो आप थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी मोती झील से पानी जो था वो लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई थी, इस खाई के अंदर पानी की पूर्ति की जाती थी। तो लोहागढ़ दुर्ग में पानी की जो पूर्ति होती थी वो मोती झील से होती थी। खाई में पानी, खाई में पानी की पूर्ति, पानी की पूर्ति। और ये दुर्ग जो था, ये था लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला। तो ध्यान रखिएगा इसका कनेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकली है। जब लॉजिकली है तो आप ये चीज देख सकते हैं क्या, कि ध्यान रखिएगा इस रूपा रेल नदी पर स्थित एक बांध, शीकरी बांध, जो भरतपुर में है, उस शीकरी बांध से पानी की पूर्ति मोती झील से। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो मोती झील को जब भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, तो भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील से फिर पानी की पूर्ति इस दुर्ग के चारों ओर जो खाई थी पानी की, उस खाई में पानी की पूर्ति की जाती थी। तो ये सारा पॉइंट जो है रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। एक प्रमुख सभ्यता स्थल है भरतपुर में सभ्यता स्थल, और सभ्यता का नाम है नोहो की सभ्यता। नोहो की सभ्यता स्थल स्थित है इसी नदी के किनारे भरतपुर में। तो नोहो की सभ्यता है जो रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। और इस तरह से ये सारी नदी आपकी हो जाती है, वो कौन सी हो जाती है, रूपा रेल नदी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो रूपा रेल नदी आपके समझ में आई? यस, बोलिए। देखिएगा रूपा रेल राज्य के पूर्वी भाग में आंतरिक अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे लसवारी या वराह नदी के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल इसका अलवर में थानागाजी तहसील सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। 2 प्रमुख जिलों से बहती है, अलवर और भरतपुर। अलवर जिले से जब निकलती तो अलवर से भरतपुर में आती है, तब एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है शीकरी बांध। और इस शीकरी बांध से पानी मोती झील में जाता था और मोती झील से पानी दुर्ग के चारों स्थित खाई में पूर्ति के लिए दिया जाता था। आज तो न तो नदी में पानी है, न झील में पानी है, न खाई में पानी है। आज की स्थितियां बदल चुकी है। यह पूर्व की स्थिति का अनुमान है।
कि इस तरह से मैंने थोड़ा सा डायग्राम में आपको चलचित्र से समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से मैप बना होगा और ये चीज़ें एक दूसरे के कनेक्शन में होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपका रूपा रेल नदी का हो गया। ठीक है, अगली नदी देखते हैं। अगली नदी शाबी नदी। महत्वपूर्ण नदियों में आंतरिक अपवाह तंत्र की अगली महत्वपूर्ण नदी है शाबी। देखिएगा, शाबी नदी मैं थोड़ा सा आपको दो पार्ट में, एक तरफ डायग्राम दिखा देता हूं, दूसरी तरफ आपको जो कंडीशन बनती है वो एक्सप्लेनेशन थ्योरी की हो गई। ठीक है, शाबी नदी। शाबी नदी इसके उपनाम का दृष्टिकोण है नहीं। ठीक है, राज्य के पूर्वी भाग में ही बहती है, पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने वाली नदी है जो अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, अलवर जिले की सबसे लंबी नदी शाबी नदी। उद्गम स्थल की अपन बात करेंगे तो उद्गल स्तंभ है इसका जयपुर में। जयपुर में ध्यान रखिएगा, सीकर और एवं जयपुर की सीमा पर, सीकर एवं जयपुर की सीमा पर शाहपुरा, कौन सा तहसील है? शाहपुरा क्षेत्र में स्थित शेवर की पहाड़ी, क्षेत्र में स्थित शेवर की पहाड़ी, शेवर की पहाड़ी से निकलती है। शेवर की पहाड़ी से क्या माना जाता है? इसका उद्गम माना जाता है। तो जयपुर में सीकर जयपुर की सीमा पर शाहपुरा क्षेत्र में स्थित शेवर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो नदी है शाबी नदी। और शाबी नदी निकलती है तो प्रवाह तंत्र के दौरान आप देखेंगे तो ये कंडीशन जयपुर से सीकर से HR हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, और हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। उसकी स्थिति में डायग्राम पर आपको बताता हूं। देखिएगा, थोड़ी सी स्थिति जब आप देखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। यहां से हमने दृष्टिकोण देखा, यह है शेवर की पहाड़ी, और इस तरह से शेवर की पहाड़ी से नदी निकली और निकलने के बाद उत्तर दिशा की ओर बही, और उत्तर दिशा की ओर बहने के बाद इस तरह से एक झील है नफजगढ़ झील, और यह है HR हरियाणा में। तो HR हरियाणा में नफजगढ़ झील में जाकर क्या हो जाती है? नदी विलुप्त हो जाती है। यहां पर प्रवाह तंत्र की स्थिति जब आप देख रहे हो तो जयपुर से अलवर, राइट, और अलवर से HR हरियाणा, इन स्थानों पर यह नदी बहती हुई अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, इस नदी की स्थिति का जब आप अध्ययन करते हो तो नदी के किनारे जयपुर में एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, जोधपुरा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता भैया? जोधपुरा की सभ्यता है जो जयपुर में इसी नदी के किनारे है। जोधपुरा की सभ्यता जयपुर में इसी नदी के किनारे है, और इसी जोधपुरा की सभ्यता से हाथी दांत के क्या अवशेष प्राप्त किए गए। ये सारी स्थिति शाबी नदी के दृष्टिकोण में पड़ते हैं। शाबी नदी जिसका उद्गम जयपुर में शेवर की पहाड़ी से माना जाता है, और जयपुर में जोधपुरा की सभ्यता नदी के किनारे स्थित है जहां हाथीदांत के अवशेष प्राप्त किए गए। जयपुर से अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है,
मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में अलवर से हरियाणा पहुँच जाती है। हरियाणा में पटौदी के निकट एक झील है, उस झील का नाम है नफजगढ़। पटौदी के निकट एक झील है नफजगढ़, और उस नफजगढ़ झील में जाकर नदी विलुप्त हो जाती है। ये सारी स्थिति एक नदी के चलचित्र में आपको दिख रही है, वो नदी है आपकी शाबी नदी, राइट। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की अगली महत्वपूर्ण नदी होगी। आगे वाली नदियों का अध्ययन करते चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, साथ के साथ मैं एक्सप्लेनेशन थ्योरी आपको दे रहा हूं। दोनों चीज आप दिमाग में सेट रखेंगे तो अच्छी चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है काकनी। अगली नदी जो है वो नदी है काकनी नदी। ध्यान रखिएगा, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी के लिए प्रसिद्ध है। काकनी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी के लिए प्रसिद्ध है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की अगली जो नदी है वो नदी है काकनी। काकनी नदी, ध्यान रखिएगा, पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उपनाम देखोगे तो इसे मसूरदी कहा जाता है, मसूरदी। उपनाम की स्थिति आप देखोगे तो इसे किस नाम से जानते हैं? मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं, राइट। उद्गम स्थल की आप चर्चा करेंगे तो जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से, जैसलमेर जिले में एक गांव है और गांव का नाम है कोठारी। कोठारी गांव से निकलती है। कौन से गांव से निकलती है? कोठारी गांव से निकलती है जैसलमेर में। प्रवाह तंत्र आप जब देखेंगे तो मात्र ध्यान रखिएगा, केवल जैसलमेर जिले से ही बहती है, केवल जैसलमेर जिले में बहती है। नदी का नाम कोठारी, ठीक है। ये स्थिति आप इसमें कोठारी नदी में आपको दिमाग में रखनी है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है वो है काकनी। यदि आप देखेंगे तो पश्चिम के मरुस्थल क्षेत्र में थोड़ा सा आप इस तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं कि जैसलमेर जिले की स्थिति में हम ये चिन्हित कर सकते हैं। यहाँ से नदी का दृष्टिकोण आप देखेंगे, एक झील का निर्माण करती है ये नदी, भुज झील। भुज झील का क्या करती है? निर्माण करती है और आगे जाकर मीठी खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। मीठी खाड़ी नामक स्थान पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस तरह से नदी के अपवाह तंत्र की स्थिति को हम इसमें सेट कर सकते हैं। यह है कोठारी गांव, जहां से ये निकलती है। प्रवाह तंत्र में केवल जैसलमेर जिला है और एक नदी झील का निर्माण करती है जिसका नाम है भुज झील, और मीठी खाड़ी नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये स्थिति केवल जो बनती है वो आपके किस नदी की बनती है? ये स्थिति आपके किस नदी की बनती है भैया? ये स्थिति आपके, आप देख सकते हैं, काकनी नदी, जिसे मसूरदी कहा जाता है, जिसका उद्गम जैसलमेर में कोठारी गांव है। प्रवाह तंत्र केवल एकमात्र जिला जैसलमेर। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी, लगभग 16-17 किलोमीटर की स्थिति हम इसमें डाल सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की, उनका अध्ययन करते हैं। 2 महत्वपूर्ण नदियां और बची है। वैसे मुख्य तो 3 है अभी, लेकिन 2 हम बताएंगे। बाकी तीसरी नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी हुआ करती थी, आज वर्तमान में उसे आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल कर दिया, वो है बाणगंगा। उसका भी अध्ययन हम आंतरिक अपवाह तंत्र में करेंगे, ठीक है। अगली देखिएगा, 2 प्रमुख नदियां हैं, 2 प्रमुख नदी। एक नदी है रूपनगढ़ और दूसरी नदी है रूपनगढ़, दूसरी नदी है मेंथा।
एक रूपनगढ़ है, एक मेंथा है। ठीक है, आप थोड़ा सा जब देखेंगे तो मैं बता देता हूं रूपनगढ़ की स्थिति और मेंथा की स्थिति। उपनाम की स्थिति इनकी है नहीं, सीधा उद्गम स्थल की हम बात करते हैं। रूपनगढ़ जो है अजमेर जिले में, अजमेर जिले में, कौन से जिले में? अजमेर जिले में। मैं रूपनगढ़ को एक तरफ लिख देता हूं, मेंथा को एक तरफ लिख देता हूं। ये रूपनगढ़ और ये मेंथा। उद्गम स्थल अजमेर जिले में, कौन से जिले में? अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ी से, किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है रूपनगढ़। मेंथा नदी, ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल की आप बात करोगे, उद्गम स्थल मेंथा नदी का, तो ध्यान रखिएगा मनोहरपुरा ग्राम की पहाड़ी, मनोहरपुरा ग्राम की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, मनोहरपुरा ग्राम की पहाड़ी से निकलती है और नदी है मेंथा नदी है। ठीक है, इसके बाद में उद्गम स्थल हो गया। इसके बाद में प्रवाह तंत्र, तो मेंथा नदी का प्रवाह तंत्र अजमेर और जयपुर दो जिलों में है। मेंथा नदी का प्रवाह तंत्र जयपुर से नागौर से पुनः जयपुर में आता है, जयपुर में। और ध्यान रखिएगा जयपुर में, लेकिन ये दोनों जब जयपुर में आते हैं तो जहां इनका मिलान है, अंतिम स्थान है सांबर झील। किस में आकर मिलती है? सांबर झील में आकर मिलती है। ये स्थिति बनती है किसकी? ये स्थिति बनती है आपके रूपनगढ़ और मेंथा उत्तर दिशा से दिशा, ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें मिलान करोगे, मेंथा उत्तर दिशा से मिलती है और ये जो नदी है दक्षिण दिशा से मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है। मैं आपको डायग्राम पे बता देता हूं कैसी कंडीशन इनकी हो सकती। चलचित्र में देखिएगा, ये सांवर झील है, सांवर झील जिसके इस भाग पर ये जयपुर है, यहां ये नागौर है और यहां ये अजमेर है। तीन ओर से 3 जिलों की सीमा का निर्धारण आप इसमें दिमाग में रख सकते हैं। तो जयपुर में जब आती है तो ये स्थिति आप जब देखेंगे तो यहां से ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये नदी आपकी जो है ये है मेंथा नदी और मनोहरपुरा ग्राम की पहाड़ी से और बहते हुए इस तरह से ये नदी आगे पहुंचती है और नागौर की बॉर्डर में चली जाती है, राइट। नागौर में नदी के किनारे आप कह सकते हो एक मंदिर है, नदी के किनारे एक मंदिर है और मंदिर का स्थिति आप जब देखोगे तो कौन सा मंदिर है? नदी के किनारे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है लूणवा का जैन मंदिर है। जैन मंदिर नागौर के अंदर प्रसिद्ध जैन मंदिर, लूणवा का जैन मंदिर। और पुनः वापिस जब आती है तो ध्यान रखिएगा इस सांबर झील में आकर मिलती है और इस तरह से अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण आप इसमें अनुमानित कर सकते हो कि ऐसा अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण मेंथा का होगा। ठीक है, दक्षिण की ओर से बहने वाले अपवाह तंत्र में जब आप देखोगे तो ये किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, और इस तरह से आप यहाँ इसका दृष्टिकोण देख सकते हो। ये किशनगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। आप एक प्रसिद्ध स्थल यहाँ आप कह सकते हो, एक प्रसिद्ध स्थल की संरचना का आप अध्ययन कर सकते हो। प्रसिद्ध स्थल है सलेमाबाद और जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद प्रसिद्ध स्थल है। इसी नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में
और जो अजमेर में स्थित प्रमुख स्थल सलेमाबाद वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थिति आप इसमें डाल सकते हो। तो ये जो नदी है दक्षिण की ओर से, ये दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा की ओर से ध्यान रखिएगा ये हो गई आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर से जो नदी आकर मिली वो मैंथा है। ये जो नदी है आपकी, ये नदी आपकी है रूपनगढ़। ये स्थिति आपके सांवर झील के अंदर आप देख सकते हैं। सांवर झील में कुछ अन्य नदियां भी जो मिलती है, छोटी छोटी नदियों का दृष्टिकोण है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये आंतरिक अपवाह तंत्र में तो नहीं है। ये खंडेला नदी, खंडेला जो सीकर से आती है, ठीक है। खंडेला बांडी एक नदी जो नागौर की तरफ से आती है, छोटी सी नदी है बांडी। और एक नदी छोटी सी जयपुर की आप कह सकते हो, उधर दृष्टिकोण से आप डाल सकते हो। यहाँ स्थिति में ये है खारी नदी। तो खारी खंडेला बांडी, मैंथा और रूपनगढ़, लगभग ये 5 नदियों का जल इस सांवर झील में आकर मिलता है। लेकिन 2 नदियां इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ध्यान रखनी, एक है मैंथा नदी, एक है रूपनगढ़ नदी। ये आपको डायग्राम में ध्यान रखनी है। समझ में आ गई भाई? यस। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 प्रमुख नदियाँ आपकी कंप्लीट, कौन कौन सी? मैंथा नदी और रूपनगढ़ नदी आंतरिक अपवाह तंत्र में, ठीक है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हमने कल वीडियो में आपके लिखा, आपके वीडियो लेक्चर में जो लिखी थी प्रमुख नदियां, वो सारी हो चुकी है। कुछ अन्य लिखा था, उसका नाम है रोहिली जो जैसलमेर में बहती है, नीमड़ा जो बाड़मेर में बहती है, कुकुंद जो भरतपुर में बहती है, और झोझरी नॉट जोजड़ी झोझरी जो जोधपुर में बहती है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की वर्तमान में एक नदी वो है बाणगंगा। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने इस नदी को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाणगंगा नदी, उसको और पढ़ लेते हैं ताकि आंतरिक अपवाह तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो लेक्चर में फिर हम अरब सागर के अपवाह तंत्र की स्थिति आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, बाणगंगा नदी की स्थिति का अध्ययन अपन करते हैं। बाणगंगा पहले बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाले अपवाह तंत्र में पढ़ी जाती थी। आज वर्तमान में नदी पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। तो राज्य सरकार द्वारा या गवर्नमेंट के प्रोसेस में या माध्यमिक शिक्षा के अंदर डाटा जो आंकड़े हैं उनमें इस नदी को आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी घोषित कर दिया गया है। तो अगली आंतरिक अपवाह तंत्र की वर्तमान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है बाणगंगा नदी। ध्यान रखिएगा, उपनाम बाणगंगा के क्या क्या उपनाम है। बाणगंगा के उपनाम की स्थिति आप देखोगे, इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से हम जानते हैं। इसको बोलते हैं तीर गंगा, तीर से निकली हुई है तो तीर गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। इसी को बेराट की गंगा कहते हैं। बेराट सभ्यता स्थल नदी के किनारे हैं। इसी को ध्यान रखिएगा, ताला नदी, ध्यान रखिएगा, इसी को ताला नदी, इसी को रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, बेराट की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, ये सारे उपनाम आप किसी एक नदी के साथ पढ़ना चाहते हो तो वो नदी है बाणगंगा। उद्गम स्थल की आप चर्चा करेंगे तो जयपुर जिले में बेराट की पहाड़ी से निकलती है। बेराट की पहाड़ी से निकलती है। पहले के इसके प्रवाह तंत्र की स्थिति को आप देखोगे, प्रवाह तंत्र तो इसका जो रहा है प्रवाह तंत्र जयपुर से दोसा और दोसा से भरतपुर, इन 3 जिलों में, और भरतपुर से यूपी में ये नदी चली जाती थी। ये स्थिति आप इसमें देख सकते हैं।
तो जयपुर के अंदर बैराट की पहाड़ी से निकलती हैं। प्रवाह तंत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर यूपी के अंदर ये देखने को मिलता है। देखिएगा मैं डायग्राम पे बताता हूं क्या कंडीशन है बाणगंगा नदी की, जो स्थिति आप दिमाग में रखेंगे। ये बाणगंगा, ये बैराट पर्वत, ठीक है। और इस बैराट पर्वत से ये नदी निकली बाणगंगा, ठीक है। ये बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी पर एक बांध है जयपुर के अंदर जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध है। जयपुर के अंदर एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। जयपुर से दौसा आ जाती है। ध्यान रखिएगा, जयपुर में नदी के किनारे एक सभ्यता है जो मैं बता देता हूं, वो है बैराट की सभ्यता। बैराट की क्या है? सभ्यता है। मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए यहां से। बैराट की सभ्यता, मौर्यकालीन अवशेष, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले यहाँ, बौद्ध धर्म के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारी कंडीशन बैराट की सभ्यता को दिखाती है जो नदी के किनारे हैं। जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण किया। जयपुर से दौसा आ गई, जयपुर से दौसा, यहाँ ये जयपुर, राइट, दौसा। और दौसा से नदी भरतपुर पहुंचती है। दौसा से कहाँ पहुंचती? भरतपुर। भरतपुर में नदी फिर एक बांध का निर्माण करती है। उस बांध का नाम है अजान बांध। अजान बांध का निर्माण किसका निर्माण करती है? अजान बांध का निर्माण करती है। और अजान बांध का निर्माण करके अंत में नदी, ध्यान रखिएगा, बहती हुई अपवाह तंत्र की स्थिति को लास्ट पुरानी डायग्राम के साथ निर्धारित करें तो यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, यूपी के अंदर, कहां पर? यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। फतेहवाद के निकट यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है वो है अजान बांध का निर्माण करने वाली भरतपुर के अंदर नदी का नाम है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी भैया? बाणगंगा नदी है। बाणगंगा के इस मैदान को भरतपुर का मैदान कहते हैं। भरतपुर का मैदान कहते हैं। बाणगंगा के द्वारा निर्मित मैदानी भाग को भरतपुर का मैदान कहते हैं। लॉजिकली एक चीज और आपको बताता हूं बहुत अच्छी, ध्यान रखिएगा। इस अजान बांध से एक पानी की पूर्ति की जाती थी पहले, अब तो नहीं होती। अजान बांध से पानी की पूर्ति की जाती थी और ये पानी की जो पूर्ति की जाती थी ये यहाँ, ये ध्यान रखिएगा, केवला देव घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य में पानी की पूर्ति, ध्यान रखिएगा, अजान बांध से पानी की पूर्ति की जाती थी। केवला देव, पानी की पूर्ति जो की जाती थी वो अजान बांध से की जाती थी। केवला देव घना पक्षी बिहार भरतपुर के अंदर, जो राज्य का क्या है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का दूसरा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवला देव घना पक्षी बिहार। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी की पूर्ति जो होती थी वो अजान बांध से होती थी और अजान बांध में पानी जो आता था वो बाणगंगा नदी का आता था। ये प्राचीन सिस्टम है। आज न तो अजान बांध में पानी है, न जमुआ रामगढ़ में पानी है, न बाणगंगा में पानी है, क्योंकि जब नदी में ही पानी नहीं है तो पानी की स्थिति नहीं है, तो ये सारी चीजें अभी धरी की धरी रह गई है। वर्तमान में अब लॉजिक है, वर्तमान में केवला देव में पानी की पूर्ति, वर्तमान में पानी की पूर्ति, ध्यान रखिएगा, पांचना बांध से की जाती है। पांचना बांध से की जाती है। अभी वर्तमान में यदि आप ये कहो कि केवला देव घना पक्षी बिहार में पानी की पूर्ति किससे होती है, तो वर्तमान में पानी की जो पूर्ति होती है वो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पानी की पूर्ति पांचना बांध से होती है जो करौली के अंदर है। और पांचना बांध करौली के अंदर गंभीर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी पर है। वहां से पानी की पूर्ति वर्तमान में केवला देव घना पक्षी बिहार में होती है। तो डायग्राम से भी आपके समझ में आ गया, मैंने सारी चीज आपको समझा दी है। ये जो बात की हमने बाणगंगा नदी की है। और इस तरह से बाणगंगा नदी के साथ ही ये आंतरिक अपवाह तंत्र का टॉपिक आपका समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं
ताकि चीज़ें आपके पास सेव हो सकें। ले चुके हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर कहता हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड, दोस्त जो भी हैं आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां जाकर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये आपका खुद का दायित्व है। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो ये काम जरूर आप कीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम ये आंतरिक अपवाद तंत्र का टॉपिक पूरा करते हैं। धन्यवाद।